देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। किसानों के संदर्भ में जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। ऐसा किसानों का मानना है, ऐसा विधिवेत्ताओं का भी मानना है और ऐसा जो इस किसान की बारीकियों को समझते हैं, उनका भी मानना है। इन बिलों के लिए या जो ये कानून बनाए गए हैं जिन प्रावधानों को लेकर के, इन प्रावधानों को लेकर के कोई किसान आज तक कोई आंदोलन नहीं किए थे, न उनकी कोई मांगे थी। फिर भी ये किसान के ऊपर में एक तरह से भारत सरकार के द्वारा थोपा गया हुआ कानून है। फिर भी ये बार बार ये कहना कि ये किसानों के पक्ष में लाया गया कानून है, तो ये कैसे मान लिया जाए? जिसके आप पक्ष में कानून बनाए हैं, वे सारे किसान लोग और उनके नेताओं लोग इसके विरोध में हैं, तो कैसे माना जाए कि यह कानून के पक्ष में है? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कानून की 3 कानूनों को आपको थोड़ी देर में, मैं संक्षिप्त में आपको 1-1 मिनट में इन तीनों कानून के संदर्भ में आपको मैं समझाना चाहूँगा। और समझना भी चाहिए किसानों को भी, देश के नौजवानों को समझना चाहिए, किसान के पुत्रों को समझना चाहिए, सभी बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए। इस तीनों कानून के संदर्भ में 1-1 मिनट में आपको अपनी बात रखूँगा कि पहला कानून है एपीएमसी को लेकर के, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। यानी भारत सरकार ये कहती है कि गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित जो एपीएमसी है, जिसको कई राज्यों में बाजार समिति के रूप में जाना जाता है, कई राज्यों में मंडी के रूप में जाना जाता है, वो सरकारी एपीएमसी चलते रहेंगे। इसके पैरेलल में प्राइवेट मंडियों को भी मौका दिया जाएगा, प्राइवेट खरीदारों को भी मौका दिया जाएगा, कंपनी सेक्टर के लोग भी इसमें आएंगे। तो सवाल ये है कि जैसे ही कोई सरकारी व्यवस्था रहती है और उसके विकल्प में कोई निजी व्यवस्था रहती है, तो सरकारी व्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगती है और निजी व्यवस्था फलने फूलने लगती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सरकारी स्कूलों की हालत आज दिनानुदिन खस्ता होती चली गई और निजी स्कूलों की स्थिति बेहतर होती चली गई। स्वास्थ्य सुविधा सरकारी तौर पर जो चलाए जा रहे हैं वो निरंतर खराब होते चले गए और निजी तौर पर जो स्वास्थ्य सुविधा चल रहे हैं वो निरंतर फलने फूलने लगे। तो ठीक वही स्थिति ये सरकारी एपीएमसी का भी होगा और निजी एपीएमसी अधिक तेजी के साथ ग्रो करने लगेगा। तो जब तेजी से ग्रो करने लगेगा तो वो कुछ दिन तो वो प्राइस ठीक ठाक रखेंगे, बाद में उनकी मनमानी चलने लगेगी और किसान को उनका उचित दाम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एमएसपी के संदर्भ में भी ठोस कानून अभी तक भारत सरकार नहीं ला पाई है, जिसका जिक्र हम दूसरे कानून में करते हैं। अब एमएसपी के संदर्भ में क्या है? उन्होंने कहा कि हम एमएसपी तो रखेंगे, लेकिन हम किसी को ये बाध्य नहीं करेंगे कि आप एमएसपी पर ही खरीदिए। तो फिर उस कानून का क्या मतलब हो? सरकार को जो खरीदना होगा वो एमएसपी के रेट पर खरीदेगी। ठीक है, सरकार तो एमएसपी के रेट पर खरीद लेगी, लेकिन प्राइवेट जो कंपनी आएंगी खरीदारी करने के लिए, वो तो उनको अपनी सुविधा से लेंगे। हो सकता है कि कुछ को एमएसपी से ज़्यादा पर भी ले, लेकिन अधिकांश मामलों में वो एमएसपी से कम पर ही खरीदारी करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। अब मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, इसके साथ साथ यह भी उसमें तय किया गया है कि जो कारोबारी होंगे कारपोरेट सेक्टर के लोगों के साथ किसानों से एक समझौता करेंगे, रिटेन एग्रीमेंट करेंगे कि वो किस चीज़ का फसल लगाएंगे और फसल लगाने के बाद उसको हम खरीदेंगे। तो फसल लगाने से पहले उनको वो पूंजी भी मुहैया कराएंगे और फसल के तैयार होने के बाद उसकी खरीदारी करेंगे। तो इसमें एक जो सबसे ज़्यादा शंका किसानों को ये लग रहा है कि जो हम लोग को पूंजी देंगे और अगर हम लोग की पूंजी के मुताबिक उपज नहीं हो सका, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय कृषि व्यवस्था पूरी तरह से मानसून पर आधारित है, तो अगर ठीक से उपज नहीं हो सका तो किसानों के ऊपर में कारपोरेट सेक्टर के द्वारा जो लगाई गई पूंजी है वो उनके ऊपर में धीरे धीरे
बेतहाशा कर्ज के रूप में ब्याज दर के बढ़ने के साथ साथ लगता चला जाएगा और वो नहीं चुका पाएंगे। ऐसी स्थिति में किसानों को आशंका है कि हमारी खेत गिरवी रख जाएगी और हमारे खेत धीरे धीरे हमारे नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे, हमारा कब्जा खत्म हो जाएगा। ये बातें हैं, इसको भी सरकार ठीक से स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तीसरा जो कानून है वो है भंडारण को लेकर के। अभी तक जो भंडारण का नियम था कि सरकार 7 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाए हुए, जिसको 7 इसी के नाम से जानते हैं। अब इसमें है कि भंडारण की निजी तौर पर भंडारण करने की छूट नहीं है। अब ये बोल रहे हैं नई व्यवस्था के तहत, नए कानून के तहत, कि कोई भी व्यक्ति भंडारण कर सकता है। अब जैसे ही भंडारण करने की छूट दे दी जाएगी तो किसानों के द्वारा उत्पादित अनाजों का ये आवश्यकता से अधिक समय तक भंडारण कर लेंगे, सस्ते दाम पर खरीदेंगे। जब किसानों को ज़रूरत होगी तो उसको आप बाज़ार में नहीं भेज पाएंगे और बाज़ार में उसका दाम अधिक बढ़ने लगेगा, जैसा कि पहले भी प्याज, आलू वगैरह इस सब के संदर्भ में होता रहा है। तो अब वो पूरा तिलहन, तिलहन और के साथ रबी फसल, धान, मक्का, गेहूँ, इन सब पदार्थों के साथ भी होगा। तो भंडारण की भी जो निजी व्यवस्था हो रही है, इससे भी किसानों को और आम आदमी को परेशानी होने वाली है। मूल रूप से यही तीनों कानून को हम लोग सारांश तौर पर समझते हैं। अब किसानों को भारत सरकार ठीक से समझा पाने में नाकामयाब है, चूँकि उनका दामन जो है पूरी तरह से दागदार है। वो भारत सरकार बिहार और देश के तमाम किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, बल्कि वो कारपोरेट सेक्टर में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रही है। ऐसा लोगों का एहसास है और उनके नेचर से ऐसा लगता है। सरकार को हमेशा संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। संविधान में सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी होना चाहिए, लेकिन ये लोक कल्याणकारी स्वरूप नहीं अपना रहे हैं। भारत की सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है और वो कारपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच में तकरार है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक उनके कन्फ्यूजन्स दूर नहीं होते हैं। और किसानों की सीधी मांग है कि हम इन तीनों कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाता है तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। आने वाले दिनों में हमारी पार्टी भी, हमारे नेता राजेश रंजन पप्पू जी और हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, हम लोग सब लोग किसानों के हित में जो भी आंदोलन का रुख अख्तियार होगा उसमें हम पूरी तरह से किसान आंदोलन के नेताओं के साथ हैं। और कल हमारी पार्टी की ओर से संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सवेरे इस आंदोलन में शहीद हुए तमाम किसान नेताओं और पुलवामा में शहीद हुए तमाम सैनिकों के स्मरण में कैंडल मार्च करेंगे। सामने पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर होगा और 18 तारीख को किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे।